जीनियस डॉक्टर ब्लैकबेरी मिस। अध्याय 31 रहस्यमयी विशेषज्ञ 1। अब सोना बंद करो और कुछ खा लो। जुन शियान ने अपने बेटे जीनियस डॉक्टर ब्लैकबेरी मिस। अध्याय 31 रहस्यमयी विशेषज्ञ 1। अब सोना बंद करो और कुछ खा लो। जुन शियान ने अपने बेटे को दिल से धक्का दिया। अब जब वह काफ़ी बेहतर हो गया है और आखिरकार अपनी ताकत और शरीर को पोषण देने के लिए कुछ खा सकता है, तो अब और किस बात का इंतजार है। जब नौकर गर्मागर्म दलिया लेकर कमरे में दाखिल हुए तो उसकी सुगंध इतनी मनमोहक थी कि पिता और पुत्र दोनों क्षण भर के लिए भाप से भरे कटोरों को ध्यान से देखने लगे। दलिया में जड़ी बूटियों की हल्की सी गंध थी, लेकिन ज्यादा तेज नहीं। इतने लंबे समय से कुछ न खाने के कारण कटोरा सामने रखते ही जून किंग को अपने पेट में सिकुड़न महसूस हुई। जैसे ही उसने गहरी सांस ली, उसकी सुगंध ने उसकी सारी इंद्रियों पर धावा बोल दिया और उसकी भूख न लगना अब अतीत बन चुका था। पिछले कुछ दिनों से उसे अपने बिस्तर पर बैठकर पहली बार खाना खाने में भी दिक्कत हो रही थी। जब उसने भरपेट खाना खा लिया तो थोड़ी कठिनाई के साथ वह अपने बिस्तर पर बैठा और तब उसे एहसास हुआ कि वह बेहोशी की हालत में बहुत ही खतरनाक स्थिति में था। हर डॉक्टर जिसने आपको देखा उसने निष्कर्ष निकाला कि आप मौत के दरवाजे पर थे। अगर वह नहीं होती। जून जियान ने अपने सबसे बड़े बेटे को खोने के दर्द के बारे में सोचते हुए आह भरी। अगर इस तरह की घटना फिर से हुई तो उसे सचमुच नहीं पता था कि वह बच पाएगा या नहीं। लेकिन जून वुशी ने अभी कुछ समय पहले ही अपनी मेडिकल की पढ़ाई शुरू की है, उसे कैसे पता था कि मुझे बचाया जा सकता है। जून किंग के मन में कई सवाल थे। लगता है इस बार जून वुशी में वाकई बहुत बड़ा बदलाव आया था। पहले वाली वो बदमिजाज बच्ची मानो बिना किसी निशान के गायब हो गई हो। मोशुवानफी की बदमाशी के बावजूद उसने अब भी कोई असंतोष नहीं जताया। पहले वाली के उलट जो तूफान मचा देती, अब वो बहुत समझदार और संयमित है। हाल ही में वह बच्ची काफ़ी बदल गई है, वह बहुत समझदार हो गई है। मुझे लगता है कि पहले उसे जो चोट लगी थी वह उतनी साधारण नहीं थी जितनी हमने सोची थी। अगर घटनाओं में इतना बड़ा बदलाव न होता तो वह इतने कम समय में इतना नहीं बदलती। जून शियान ने खुलकर तो नहीं कहा, लेकिन वह कुछ समय से इस बारे में सोच रहा था और उसने कुछ अनुमान लगाए। ये सब तब शुरू हुआ जब वो इतनी सारी चोटों के साथ वापस आए। उसे क्या क्या सहना पड़ा। जून किंग एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर उसने आखिरकार सच बताया कि जून वुशी ने उसे इस घटना से ठीक पहले कमल का बीज दिया था। कमल का बीज। जून किंग ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। शुरू में तो उसने सोचा था कि किसी ने चुपके से ये सब बिगाड़ दिया है, लेकिन अब अचानक जून वुशी भी इसमें शामिल हो गई है। शायद उसने मुझे बिना किसी गहरे अर्थ के जहर दे दिया या मेरा शरीर जहर सहन नहीं कर पाया। खैर, मुझे विश्वास है कि वुशी मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन मुझे कहना होगा, हालांकि मैं अब थक गया हूं, लेकिन मैं पिछले एक दशक से कहीं बेहतर महसूस कर रहा हूं। इतने सालों में जहर मेरी हड्डियों में गहराई तक समा गया है और हालांकि यह मेरी जान नहीं ले पाया, लेकिन यह मेरे मन और आत्मा को कमजोर कर रहा है। जून किंग को चिंता थी कि वह जून वुशी को और भी फंसा देगा, क्योंकि उसने जल्दी से समझाने की कोशिश की। वह सचमुच अतिशयोक्ति नहीं कर रहा था। उसका शरीर अब भी बहुत कमजोर लग रहा था, हालांकि उसका मन बहुत सतर्क था। इसके अलावा पहले के जहर ने उसे आत्मिक ऊर्जा जुटाने में असमर्थ बना दिया था, लेकिन अब जब वह अपनी आत्मिक ऊर्जा को महसूस करने की कोशिश कर रहा था तो उसे हल्की सी धड़कन महसूस हो रही थी। सच में, ऐसा मत सोचो कि तुम मुझे धोखा दे सकते हो। स्वाभाविक रूप से मुझे हमारे वुशी पर पूरा विश्वास है, लेकिन अगर फिर भी तुम्हें कहीं कोई तकलीफ महसूस हो तो उसे छिपाना मत। खैर, दोनों ही उसके सबसे करीबी रिश्तेदार हैं और वह नहीं चाहता था कि उन पर कोई आंच आए। जून किंग मुस्कुराया और सिर हिलाया तथा अपने पिता को यह दिखाने के प्रयास में कि वह वास्तव में ठीक है, अपनी बाहों को अतिरंजित गति से हिलाया। हालांकि उस पल एक अजीब सी अनुभूति का उभार हुआ। गहरी सोच में डूबा उसका पूरा शरीर अकड़ गया। क्या हुआ? जून जियान ने जल्दी से पूछा, क्योंकि उसने जून किंग के चेहरे पर अजीब भाव देखा था। जून किंग ने अविश्वास से घबराई हुई नजर से देखा। मेरे पैर? तुम्हारे पैरों को क्या हुआ? जून जियान ने उत्सुकता से पूछा। उन्हें थोड़ा दर्द हो रहा है। जून किंग की आवाज धीमी पड़ गई। जीनियस डॉक्टर। अध्याय 32 रहस्यमयी विशेषज्ञ 2। जब से जून किंग को जहर दिया गया था उसके पैरों में कोई संवेदना नहीं थी, सिवाय कभी कभार कड़ाके की ठंड में होने वाली ठंड के। हालांकि अब उसे कुछ साफ महसूस हो रहा था, कुछ ऐसा जो इतने सालों से उसे याद आ रहा था। हालांकि ये दर्द था, फिर भी यह एक एहसास तो था। पिताजी, वुशी कहाँ है? उसे अचानक याद आया। अंकल, क्या आपको मुझ पर भरोसा है? जब जून वुशी ने उससे ये प्रश्न पूछा था तो उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा था, लेकिन अब जो कुछ भी हुआ है। जब उसने उससे ये प्रश्न पूछा था तो उसने उसे वह कमल का बीज खिलाया, जिसके बाद उसके शरीर में बड़े परिवर्तन हुए। ये सब तो संयोग मात्र था। जून जियान ने जून वुशी को आमंत्रित करने के लिए किसी को भेजा था। जब वह कमरे में दाखिल हुई तो जड़ी बूटियों की हल्की सुगंध आ रही थी। वह अपनी छोटी काली बिल्ली को एक हाथ में उठाकर बिस्तर के पास गई। चाचा जाग गए। मानो उसे इसकी उम्मीद थी। उसकी आवाज में आश्चर्य का जरा भी भाव नहीं था। वुशी, इस बार अंकल को सचमुच तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। जून किंग अपनी भतीजी की तरफ गर्मजोशी से मुस्कुराया। उसने देखा कि बिल्ली उसकी गोद में खुश और संतुष्ट दिख रही थी। जून वुशी को हमेशा से जानवर पसंद थे, लेकिन अपनी अधीरता के कारण जब भी वह जानवरों के पास जाती तो वे स्थिर नहीं रह पाते और भाग जाते।
उसने कई बिल्लियों और कुत्तों को पकड़कर उसे छूने की भी कोशिश की, लेकिन वे हमेशा भाग जाते, इसलिए यह एक बहुत ही दुर्लभ दृश्य था। कोई ज़रूरत नहीं, यह मेरी गलती है, उसने धीरे से कहा, बिल्ली के फर को सहलाते हुए और नीचे देखते हुए। इससे पिता और पुत्र दोनों को झटका लगा। वूशी, तुम्हारा क्या मतलब है? जुनजियान ने धीरे से पूछा, उसे डर था कि उसका स्वर बहुत कठोर है और उसकी पोती को डरा देगा। जुनवूशी ने उन दोनों को चमकती आंखों से देखा और धीरे से कहा, दरअसल तुम दोनों से छिपने की कोई वजह नहीं है। उस बार जब मैं चट्टान से गिरा था, मेरी लगभग सारी हड्डियां टूट गई थीं। अगर गुरु ने मुझे न बचाया होता तो मैं कब का मर चुका होता। मालिक, जुनवूशी ने सिर हिलाया, उन्होंने ही मुझे बचाया था और लिन पैलेस वापस भेजा था। हालांकि वह नहीं चाहते थे कि दूसरे लोग उनके बारे में जानें, इसलिए उन्होंने मुझे वो भाई को सौंप दिया। उस पूरे समय जब मैं स्वास्थ्य लाभ कर रही थी, गुरु ने देखा कि मुझे चिकित्सा सीखने में रुचि है और उन्होंने मुझे अपना शिष्य बना लिया। हालांकि मुझे उनकी उत्पत्ति के बारे में नहीं पता, लेकिन वे मेरे रक्षक हैं और मुझे पता है कि उनके पास अद्भुत कौशल हैं। मैंने चिकित्सा का अध्ययन इसलिए नहीं चुना क्योंकि मुझे इसमें रुचि थी, बल्कि इसलिए कि गुरु ने कहा था कि चूंकि मेरा शारीरिक गठन कमजोर है और मुझ में कोई संकुचनशील आत्मा नहीं है, इसलिए यह मेरे लिए अपनी रक्षा करने का एक तरीका है। उसने उनकी ओर देखा तो वे उसे गंभीरता से देख रहे थे। उसने आगे कहा, दरअसल वह कोई साधारण कमल का बीज नहीं था, यह गुरु द्वारा दिया गया था और इसमें अस्थि मज्जा को शुद्ध करने की क्षमता है। जीनियस डॉक्टर, अध्याय 33, रहस्यमय विशेषज्ञ 3। हालांकि चाचा अपंग हो गए हैं, फिर भी उन्हें कभी कभार ठंड लग जाती है और उनकी नसें क्षतिग्रस्त नहीं हुई हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसका इलाज कर सकता हूँ। मैंने कमल के बीज भी खाए, हालांकि थोड़ी असुविधा हुई, लेकिन मेरे शरीर में चाचा जैसी प्रतिक्रिया नहीं हुई। उनके जहर के भड़कने से मैं डर गया था, लेकिन सौभाग्य से गुरु ने मुझे इसका इलाज बता दिया। जुनवूशी ने शांति से बात की, हालांकि उसकी आवाज़ थोड़ी अपरिपक्व थी, लेकिन वह बहुत विश्वसनीय लग रही थी। ये भाषण दवा की उत्पत्ति के बारे में कुछ विचार विमर्श के बाद लिखा गया था। वह शुरू से ही उनके शरीर की बनावट को गुप्त रूप से बनाना चाहती थी, किसे पता था कि कमल के बीज से इतनी बड़ी घटना हो जाएगी। अब उसे अपनी चिकित्सा कुशलता को छिपाने के लिए कोई उचित बहाना ढूंढना था। इसलिए छोटी काली बिल्ली और वह इस बारे में विचार विमर्श करते रहे और अंततः वे एक गुरु पर पहुंचे। अपने रहस्यमय गुरु के पास सब कुछ धकेलने से उसे भविष्य की सभी समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी। उसकी व्याख्या सुनकर जून शियान और जून किंग दोनों ही हैरान रह गए। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि वूशी कभी किसी को अपना गुरु मानेगी। जब वह उस दिन वापस लौटी तो उनकी यादों के साथ छेड़छाड़ की गई थी और उन्हें केवल इतना पता था कि उसका भाई उसे वापस ले आया था, हालांकि विशिष्ट बातें ज्ञात नहीं थीं। उसकी व्याख्या शायद थोड़ी अविश्वसनीय लगी होगी, भला उसे क्या नसीब था कि ऐसे विशेषज्ञ से मुलाकात हुई। हालांकि यह उनके मन में उठ रहे सभी सवालों के जवाब देती थी, जैसे उसके व्यक्तित्व में बदलाव और चिकित्सा में उसकी रुचि। अच्छा वूशी, क्या तुम इन सब समयों में हमारे लिन पैलेस में अपने गुरु से मिलती रही हो? जब उसने उससे पूछा तो उसके चेहरे पर अजीब सा भाव था। जून वूशी ने सिर हिलाया। जुन शियान और जुन किंग ने एक दूसरे को देखा। गौर से देखने पर उनकी भौहें भी हिलती हुई दिखाई दे रही थीं। लिन पैलेस भले ही बहुत ज्यादा सुरक्षा वाला न लगे, लेकिन रुई लिन सेना के एक बड़े जवान गुप्त रूप से उसकी रखवाली कर रहे हैं। अजनबियों की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि जानवरों की भी अगर कोई लिन पैलेस में घुस आए तो सबसे पहले उन्हें ही पता चल जाएगा। हालांकि इस बार उन्होंने कुछ भी नहीं सुना था। इसका मतलब था कि उसका स्वामी एक विशेषज्ञ था जो रुई लिन सेना की कड़ी निगरानी से बचते हुए अपनी मर्जी से इस किले में आ जा सकता था। उसने एक भी सुराग नहीं छोड़ा। वे उसके इस गुरु के प्रति जिज्ञासा से भरे हुए थे, लेकिन वे जानते थे कि उसका उन्हें कोई नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं था, अन्यथा वह उसे बचा नहीं पाता और उसे चिकित्सा भी नहीं सिखा पाता। तुम्हारे लिए ऐसे गुरु का होना सौभाग्य की बात है। चूंकि वे किसी से मिलना नहीं चाहते, तो बस उनकी मदद के लिए हमारी कृतज्ञता व्यक्त करने में हमारी मदद करो। अपने विशाल अनुभव से जुनशियान ने यह निष्कर्ष निकाला कि उसके ये गुरु सांसारिक मामलों में नहीं पढ़ना चाहते थे और इसलिए उन्होंने आगे कोई जिद नहीं की। इस गुरु का होना वूशी और लिन पैलेस दोनों के लिए अच्छा था। जुन जियान बहुत खुश था। ठीक है, उसने शांति से उत्तर दिया, जबकि उसकी बाहों में बैठी काली बिल्ली ने उसे संदेह भरी नजरों से देखा और हल्की सी म्याऊं की आवाज निकाली। मालिक, आप गुमराह हो गए हैं। आपने तो सच में इतना बेबाकी से झूठ बोलना सीख लिया है। जीनियस डॉक्टर, अध्याय 34, रहस्यमयी विशेषज्ञ 4। क्या गुरु? अरे वह तो है ही नहीं। जुनवूशी शांत और संयमित रहे तथा उन्होंने ठंडे चेहरे का भाव भी बनाए रखा। क्या तुमने कहा था कि तुमने कमल का बीज भी खाया था? कैसी हो? क्या बहुत दर्द हुआ था? जून शियान ने अपने बेटे को, जो एक युद्ध सेनापति था, तीव्र दर्द के कारण सिकुड़कर झींगा बन गया था। एकमात्र 14 साल की लड़की जिसमें जरा भी आत्मिक ऊर्जा नहीं थी, और क्या? वह बहुत बेचैन था और चिंतित भाव से पूछा। जून वू किंग ने अपना सिर हिलाया। मैं ठीक हूँ, थोड़ी बेचैनी थी, लेकिन अंकल जैसी नहीं। उनके शरीर ने इस पर बुरी तरह प्रतिक्रिया दी क्योंकि उन्हें पहले भी जहर दिया गया था और इतने लंबे समय में जहर उनकी हड्डियों की दरारों में गहराई तक समा गया है। कमल का बीज अस्थि मज्जा को साफ करता है, जिससे उन्हें पुनर्जन्म जैसी हड्डियां मिलती हैं। उन्हें बहुत दर्द हुआ क्योंकि जहर ने उनके शरीर के हर कोने से सारा जहर निचोड़ दिया।
चून की जहर उनकी हड्डियों में गहराई तक समाया हुआ है, इसलिए शुद्धिकरण प्रक्रिया बहुत गहन है जिससे सारी अशुद्धियां और जहर बाहर निकल जाते हैं। ये सब उनके पसीने के साथ उनके रोम छिद्रों से बाहर निकल गए हैं, इसलिए भविष्य में किसी भी जटिलता के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि वह जूनकिंग को भी नहीं बचा सकी तो वह वास्तव में जीने के लायक नहीं थी। जब जून जियान ने सुना कि जूनकिंग की सारी अशुद्धियां और जहर उसके पसीने के साथ बाहर निकल गया है तो उसकी आंखें लगभग बाहर निकल आईं। जब मैं उठा तो मुझे फर्क महसूस हुआ। मेरा शरीर काफ़ी हल्का लग रहा था और जब मैं अभी बैठा तो मेरे पैरों में कुछ हलचल महसूस हो रही थी। जूनकिंग ने उत्साह से कहा। इतने सालों से यही हाल था, मानो उसके पैर ही ना हों। अब जरा सी भी अनुभूति होने पर वह खुश हो जाता था। मास्टर ने कहा था कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, अतिरिक्त दवा और औषधीय स्नान कंडीशनिंग के साथ आधे साल में तुम्हारे पैर पहले जैसे हो जाएंगे। अपने मास्टर को उधार लेकर यह बताने के लिए कि वह कितनी कुशल थी। पूरा कमरा शांत था। दोनों आदमी आंखें फाड़े जून वूशी को घूर रहे थे। एक दशक से अधिक समय तक संघर्ष करने के बाद अंततः उन्हें आशा की एक किरण दिखाई दी। वूशी, तुम्हारा क्या मतलब है? पहले जैसा? क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे अंकल सचमुच फिर से चल सकें? जून जियान अपनी खुशी रोक नहीं पाया। वह उसे डराने के डर से खुशी से उछलने से बस चूक गया। उसने सिर हिलाया। वह एक सामान्य व्यक्ति की तरह चल सकेगा, बस बात यह है कि वह एक दशक से ज़्यादा समय से व्हीलचेयर पर है। उसकी मांसपेशियां ज़्यादा विकसित नहीं हुई हैं, इसलिए अगर वह अपनी पुरानी स्थिति में वापस लौटना चाहता है तो उसे अपने निचले शरीर को प्रशिक्षित करने और विकसित करने के लिए 1 साल तक का समय लगेगा। क्या मैं 1 साल में उस अवस्था में वापस आ पाऊंगा? जूनकिंग को लगा जैसे वह किसी स्वप्न में तैर रहा हो। वह इतना स्तब्ध और आनंदित था कि उसे चक्कर आने लगा और उसके चेहरे पर खुशी के साथ साथ सदमा भी था। उसने सोचा था कि इस जिंदगी में उसे हमेशा के लिए व्हीलचेयर पर ही रहना पड़ेगा। उसके दोबारा चलने की कोई भी उम्मीद बस एक सपना ही थी, एक ऐसा सपना जिसके सच होने के लिए वह कुछ भी देने को तैयार था। और जुन वूशी ने कहा कि वह चल सकता है और अपनी पिछली स्थिति भी वापस पा सकता है। क्या वह सचमुच सपना नहीं देख रहा है? जून वूशी ने उन दोनों आदमियों की तरफ देखा जो आंसू बहाने की कगार पर थे और उनके पूरे चेहरे उत्साह से लाल हो गए थे। उसने उन्हें थोड़ी उलझन भरी नज़रों से देखा। क्या इतना उत्साहित होने की ज़रूरत थी? वह समझ नहीं पा रही थी। उसके पैर कभी समस्या नहीं थे। उसकी हड्डियों में गहराई तक समा चुके जहर को निकालना ही समस्या थी, लेकिन अब जब उससे निपट लिया गया है तो वे इतने उत्साहित क्यों हैं? जीनियस डॉक्टर, अध्याय 35, परिवर्तन 1। जून वूशी के विचार में उसके चाचा चलने में असमर्थ थे, इसलिए नहीं कि जहर बहुत जहरीला था, बल्कि इसलिए कि इस दुनिया के डॉक्टर बहुत घटिया हैं। उसके मन में एक बार भी यह ख्याल नहीं आया कि समस्या इस दुनिया के डॉक्टरों में नहीं, बल्कि उसकी अपनी असाधारण क्षमता में है। उसकी कुशलता अभूतपूर्व स्तर की थी, मानो कोई विश्वविद्यालय का स्नातक किसी प्राथमिक विद्यालय के बच्चे का होमवर्क कर रहा हो। बस यही तो बहुत बड़ा अंतर था। हाँ, उसने उनके उत्साह पर उत्तर दिया। वे चुप रहे, लेकिन उनकी आंखों में आग की लपटें देखी जा सकती थीं, क्योंकि वे सारी जानकारी को पचाने की कोशिश कर रहे थे। लिन पैलेस का पतन हो रहा था क्योंकि उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। हालांकि यदि जुनकिंग अगले कुछ वर्षों में अपने शिखर पर पहुंचने में सफल हो जाता तो लिन पैलेस एक बार फिर गौरवशाली हो जाता। यह अवसर उनके लिए इस समय बहुत महत्वपूर्ण था। वूशी, यहाँ बहुत सी महत्वपूर्ण बातें दांव पर लगी हैं। तुम्हारे चाचा की बरामदगी का मामला पूरी गोपनीयता के साथ रखा जाना चाहिए। तुम्हारे मालिक के बारे में? जून शियान को तुरंत इस गंभीर मामले का ख्याल आया। गुरुजी ने कहा कि उन्हें सांसारिक मामलों में कोई रुचि नहीं है। एक अस्तित्वहीन व्यक्ति क्या प्रकट कर सकता है? ये सुनकर अच्छा लगा। हमें उनकी मदद के लिए सचमुच उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। कृपया उन्हें बताएं कि अगर लिन पैलेस उनकी किसी भी तरह से मदद कर सकता है, अगर वह हमारे सामर्थ्य में है, तो हम उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। जून शियान उत्साह से बड़बड़ाने लगा। मैं उसे यह बात बता दूंगी, उसने धीमे स्वर में उत्तर दिया। वूशी, शुक्रिया। जूनकिंग ने अपनी गर्मजोशी भरी आंखों और कोमल मुस्कान से वूशी को देखा। वह बहुत आभारी था कि इतने सालों तक उसे परिवार का इतना अच्छा साथ मिला और अब उसकी प्यारी भतीजी ने कहा है कि वह अपने गुरु की मदद से उसे ठीक कर सकती है। वह और इंतजार नहीं कर सकता था। उसके धन्यवाद से उसके अंदर कुछ हलचल सी महसूस हुई। वह थोड़ी हैरान हुई। पहले भी उसने कई लोगों को बचाया था और जिन लोगों को उसने बचाया था उनसे उसे अनगिनत धन्यवाद मिले थे, लेकिन उन धन्यवादों का उसके दिल पर कभी कोई असर नहीं हुआ। हालांकि इस बार जूनकिंग के धन्यवाद ने वास्तव में उसे अंदर से एक सुखद गर्माहट का एहसास कराया, क्योंकि उसके चेहरे पर एक दुर्लभ सौम्य मुस्कान आ गई। इसलिए परिवार के किसी सदस्य को उपचार प्रदान करना पूरी तरह से अलग अनुभव होता है। इस एहसास में मदहोश होकर उसने आगे कहा, गुरुजी ने मुझे कुछ कमल के बीज दिए थे और मैं दादाजी को भी एक देना चाहती थी, लेकिन चाचाजी की विशेष स्थिति के कारण मुझे फिलहाल चाचाजी के इलाज पर ध्यान केंद्रित करना होगा। दादाजी के शरीर की कंडीशनिंग के लिए मुझे थोड़ा और समय चाहिए। वह ज़्यादा लापरवाह नहीं हो सकती थी क्योंकि जून शियान की उम्र काफ़ी ज़्यादा थी और उसे ज़्यादा सतर्क रहना था। वह शुरू करने से पहले पूरी तैयारी कर लेना चाहती थी और किसी भी तरह की अनियमितता से बचना चाहती थी। जून शियान ने कभी नहीं सोचा था कि उसे भी यह सौभाग्यशाली अवसर मिलेगा। जुन वूशी की बातें सुनकर उसने अंदाज़ा लगा लिया था कि उसने उसके लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं।
उसकी छाती में गर्माहट और कोमलता महसूस हुई जब वह अजीब तरह से मुड़ा और चुपचाप अपने आंसू पोंछने लगा जो गिरने ही वाले थे। उसकी पोती अब बड़ी हो गई है। आखिरकार वह समझदार हो गई है। भविष्य में कौन उसकी पोती को निकम्मा कहने की हिम्मत करेगा। वह किसी को भी उसका एक बाल भी छूने नहीं देगा। कोई भी उसे धमकाकर बच नहीं पाएगा। मैं सब तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। मैं अंकल फू को बता दूंगा और उनसे रसोई के कर्मचारियों को जानकारी देने को कहूंगा। तुम्हें जो करना है करो, मुझसे सलाह लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वह खिलखिलाकर हंसा और राहत की सांस ली। हालांकि पहले वह उससे बेपनाह प्यार करता था, लेकिन उसे पता था कि उसे दूसरों के साथ मजाक करना बहुत पसंद है और वह बहुत घमंडी स्वभाव की है, इसलिए उसने किसी भी परेशानी से बचने के लिए उस पर कई पाबंदियां लगा रखी थीं। लेकिन अब उसे अपनी प्यारी पोती को देखकर आखिरकार सुकून मिलता है। समझदार, शांत, अद्भुत औषधीय कौशल, अपने परिवार की गहरी परवाह और एक शक्तिशाली गुरु का भी साथ। दुनिया में आपको ऐसी परपोती और कहाँ मिलेगी। जीनियस डॉक्टर 36 परिवर्तन 2। वह पूरी दुनिया को चीख चीख कर बताना चाहता था कि उसकी पोती कितनी अद्भुत है। वह उसे दूसरे बूढ़ों के सामने दिखाना चाहता था, उनके हैरान चेहरे देखकर खुश होना चाहता था और देखना चाहता था कि क्या अब भी उनमें उसे बेकार कहने की हिम्मत है। लिन पैलेस की वर्तमान दुर्दशा को जून वूशी की मदद से पलटा जा सकता था। वह इसके पुनरुद्धार की कुंजी थी और उसे और लिन पैलेस को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें जून किंग के पूरी तरह ठीक होने तक सब कुछ गुप्त रखना पड़ा। जुन शियान को किसी की बड़ी साजिश के तहत बहुत कष्ट सहना पड़ा था और इसकी वजह से उसे अपने एक प्यारे बेटे को खोना पड़ा। दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया और इतने सालों तक सामान्य रूप से जी भी नहीं पाया। लिन महल को सुरक्षित रखने के लिए उसे वर्षों तक रुई लिन सेना को कम करना पड़ा। अगर उन्हें पता चल जाता कि जुन किंग ठीक हो सकता है और उसका इलाज करने वाला व्यक्ति जुन वूशी है, तो उसे यकीन नहीं था कि वह अकेले अपनी शक्ति से उन दोनों को सुरक्षित रख पाएगा। अब जुन वूशी को सुरक्षित रखना सर्वोच्च प्राथमिकता थी। जुन शियान के आदेश के तहत जुन वूशी को बिना किसी सवाल के अपनी मर्जी से काम करने की पूरी आज़ादी थी। अब जब भी वह किसी नौकर से कुछ कहती तो वे टालमटोल नहीं करते थे। कमल के बीज खाने के बाद किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को रोकने के लिए जुन वूशी ने जुन जियान के शरीर की कंडीशनिंग में सहायता के लिए जड़ी बूटियों का उपयोग करने का निर्णय लिया। जून वूशी ने जून शियान और जून किंग के शरीर को स्वस्थ और सुडौल बनाने के लिए कई तरह के हर्बल मिश्रण और आहार बड़ी सावधानी से तैयार किए। हर बार वह सफ़ेद कमल के आंसू की एक बूंद भी मिलाती थीं। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान हर दिन अंकल फू व्यक्तिगत रूप से जून वूशी के हाथों से जून जियान तक सारा भोजन और दवा पहुंचाते थे, जबकि लॉन क्यू जून किंग का हिस्सा पहुंचाते थे। जून वूशी ने इसे बहुत गंभीरता से लिया और वह उन दोनों पर ही भरोसा कर सकती थी। किसी और संपर्क सूत्र को अनुमति नहीं थी कि कोई अंदर घुसकर कुछ बिगाड़ दे। इस तरह वह बिना किसी चिंता के उनकी प्रगति पर व्यक्तिगत रूप से नजर रख सकती थी। पिता और पुत्र दोनों उसकी देखभाल में आश्चर्यजनक गति से ठीक हो रहे थे, केवल लिटिल लॉर्ड्स ही इसका शिकार था। चूंकि उसके आंसू ही वह विशेष सामग्री थे जिसकी उसे जरूरत थी, इसलिए हर कुछ दिनों में उसे अपना योगदान देना पड़ता था। जब भी वह दिखाई देता, काली बिल्ली हमेशा उसके पीछे पड़ जाती, उस पर झपट पड़ती और उसके साथ हाथापाई करते हुए उसे इधर उधर दौड़ाती। कमरा अंततः दबी हुई सिसकियों और सिसकियों से भर जाता। वह सचमुच सहानुभूति का हकदार था। पस्त लिटिल लॉर्ड्स ने एक बार फिर से अपने आंसू बहाए और कमरे के कोने में दुबक गया। उसका छोटा सा शरीर अभी भी कांप रहा था क्योंकि वह उस काली बिल्ली को देख रहा था जो शांति से बिस्तर के पास अपने पंजे चाट रही थी। जून वूशी ने आंसू जमा करना अभी खत्म ही किया था कि दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। अभ्यास के अंदाज में उसने तेजी से हाथ हिलाया और छोटा सफ़ेद कमल तुरंत गायब हो गया और उसके दाहिने हाथ की अनामिका में एक बमुश्किल दिखाई देने वाली अंगूठी में बदल गया। अंदर आएं। दरवाजा खुला और लॉन क्यू वहां खड़ा था और थोड़ा झुका हुआ था। इस मुद्रा में उसने अपना सिर नीचे झुका रखा था और 2 स्क्रॉल आगे बढ़ाए हुए था। दूसरे गुरु ने मुझे ये सब आपको सौंपने का निर्देश दिया है, युवा कुमारी। लॉन की कम बोलने वाला व्यक्ति था। हालांकि वह ज्यादा बोलता नहीं था, लेकिन जिस लहजे में वह बोल रहा था वह पहले से बिल्कुल अलग था। हालांकि वह अब भी ठंडा था, उसमें सम्मान की झलक थी। जुन किंग के शरीर में आश्चर्यजनक रूप से सुधार हो रहा था और वह जानता था कि इसका सारा श्रेय उसके सामने खड़ी इस युवा युवती को जाता है। इसे वहां रख दो, उसने पास की मेज की ओर इशारा करते हुए धीरे से अपना सिर उठाया। लॉन्ग क्यू ने एक बार फिर झुककर कमरे में प्रवेश किया। बिना किसी से नजर मिलाए उसने अंदर जाते हुए जमीन की ओर देखा। इसे मेज पर रखने के बाद वह जाने ही वाला था कि उसने अचानक कहा, रुको। वह तुरंत ही वहीं पर जम गया। जो दवाई मेज पर रखी है उसे भी अपने साथ ले जाओ, उसने जोर देकर कहा। लॉन्ग क्यू ने सिर उठाया और मेज पर एक छोटी सी सफ़ेद चीनी मिट्टी की बोतल देखी। उसे उठाते हुए उसने पूछा, मैं इसे दूसरे गुरु के लिए कैसे लगाऊं? ये तुम्हारे लिए है। जैसे ही वह उसकी ओर देखने लगी, उसका पूरा शरीर अकड़ गया। अपनी चोट के साथ तुम मेरे चाचा की रक्षा करने में अच्छा काम कैसे कर पाओगे? भविष्य में ऐसी मूर्खतापूर्ण हरकतें मत करना। एक डॉक्टर होने के नाते और उसकी सूंघने की शक्ति तीव्र होने के कारण खून की हल्की गंध उसकी नज़र से कैसे बच सकती थी? जीनियस डॉक्टर। अध्याय 37। परिवर्तन 3। लॉन्ग क्यू एक क्षण के लिए जड़वत खड़ा रहा, फिर वह सीधा हुआ और अपनी दाहिनी मुट्ठी को अपनी बाईं छाती पर कसकर रखा, थोड़ा झुका और चुपचाप कमरे से बाहर चला गया। जुनवूशी ने बंद दरवाजे की ओर देखा और अपना काम फिर से शुरू कर दिया। बाहर से ठंडा, अंदर से गर्म।
तो ये कहावत तुम जैसे लोगों के लिए थी। खिड़की से एक चिढ़ाने वाली आवाज़ आई। जून वूशी ने भौहें सिकुड़ते हुए आवाज़ के स्रोत की ओर देखा। जून वू याओ खिड़की की चौखट पर आराम से अपनी छाती पर हाथ रखे बैठा था। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी और वह हैरानी से उसे देख रहा था। इस बार उसे उस पर खून की कोई गंध नहीं आई। कुछ गलत करना और उसकी सज़ा पाना कोई बड़ी बात नहीं है। सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी मेहरबान हो जाओगी कि उसके लिए दवा बना दोगी। उसकी आधी अधूरी आंखें धीरे धीरे गायब हो गईं और वह उसे घूरने लगा। उस दिन जब लॉन क्यू ने उससे माफ़ी मांगी और सज़ा मांगी तो उसने उसे अनसुना कर दिया। इस हटे कट्टे और सीधे सादे आदमी ने खुद ही अपनी सज़ा खुद ही तय कर ली थी। डंडे से 150 बार तब तक मारा जब तक उसकी पूरी पीठ चकनाचूर न हो गई। फिर भी उसने एक चीख तक नहीं निकाली और अगले ही दिन जुन किंग के पास हमेशा की तरह प्रकट हो गया। संयोग से जुन वू याओ को इस बारे में पता था, हालांकि इससे उसका कोई लेना देना नहीं था। इसके अलावा उसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी और अगर आज उसकी हरकतें न होती तो वह इस बारे में लगभग पूरी तरह से भूल चुका होता। मुझे उस गंध से नफरत है, उसने गंभीरता से जवाब दिया। जुन वू याओ ने हल्के से उसके कमरे में छलांग लगाते हुए ठहाका लगाया। वूशी, बहुत अन्याय है। जब मैं घायल थी तो तुमने मुझे दवा क्यों नहीं दी? हल्का सा मुंह बनाकर वह उसके पास गया और एक हाथ उसके पीछे की दीवार पर टिकाकर उसे एक कोने में ले गया। उसके काले बाल उसके खूबसूरत चेहरे के किनारे लटक रहे थे जो उसके गाल पर बुदबुदी कर रहे थे। जुन वूशी ने भौहें सिकुड़ते हुए बालों को दूर फेंका। तुम्हारे नाम की वजह से। उसने उसकी तरफ देखा और एक कदम बगल में हटकर शांति से चली गई। जून वू याओ, कोई दवा नहीं, लाइलाज। टीएल, यह उनके नाम वू याओ के जीव का शाब्दिक अनुवाद है। हा 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 हा। उसकी बात सुनकर वह खुद को हंसने से नहीं रोक सका। उसने उसकी कलाई पकड़ी और उसे अपनी बाहों में खींचकर जोर से गले लगा लिया। उसका छोटा सा शरीर इतना मुलायम था और उसमें से जड़ी बूटियों की हल्की सी खुशबू आती थी जिससे सचमुच बहुत सुकून मिलता था। उसने कोई संघर्ष नहीं किया, कोई प्रतिरोध नहीं किया, बस चुपचाप उसके आलिंगन में रही, सिवाय उन चमकदार आंखों के जो उसे पूरी अस्वीकृति से घूर रही थीं। आज मैंने अच्छी तरह सफाई की। जरा सूंघो, क्या वो बेस्वाद सी गंध अभी भी बाकी है? उसने उसके कानों के पास फुसफुसाते हुए कहा और उसकी गहरी चुंबकीय आवाज में शरारत का एक हल्का सा रंग घुला हुआ था जो उसे छेड़ते हुए गूंज रहा था। नहीं, जून वूशी को लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वह उसकी इस निकटता के कारण यह नहीं बता पा रही थी कि क्या गड़बड़ है। निश्चिंत रहो, जब तक तुम्हें कुछ पसंद नहीं, मैं उसे यूं ही नहीं रहने दूंगा। मुस्कुराते हुए अपनी प्रतिबद्धता जताते हुए उसने उसे अपनी बाहों में और कसकर जकड़ लिया। उसे एहसास हुआ कि चाहे वह उसके साथ कुछ भी करे, उसकी कोई खास प्रतिक्रिया नहीं होती। उसे उसकी हरकतों के पीछे का मतलब समझ नहीं आ रहा था। एक खाली कागज के समान, एक खाली अभिव्यक्ति के साथ। ये वास्तव में उस कागज पर एक छोटी सी छाप छोड़ने की इच्छा जगाता है। जीनियस डॉक्टर, अध्याय 38, शाही दरबार। लिन पैलेस अपनी बहाली की ओर तेजी से बढ़ रहा था क्योंकि पिछले एक दशक से उनकी उम्मीद आखिरकार लिन वांग की पोती के हाथों उजागर हो गई थी। दूसरी ओर मोशुवानफी की शाही शहर में हमेशा अच्छी प्रतिष्ठा रही थी। अपने खूबसूरत चेहरे से उसने कई युवतियों का दिल जीत लिया था। कई लड़कियां उस पर मोहित थीं और जब उसकी और जुनवूशी की सगाई की खबर फैली तो कई दिल टूट गए। कई मन ही मन धिक्कारते हुए कह रहे थे कि जुनवूशी कितनी सीधी सादी और कितनी बेजोड़ थी। वह उनके खूबसूरत राजकुमार की बिल्कुल भी हकदार नहीं थी। अब जब ये घोषणा की गई कि उनकी सगाई टूट गई है तो ये कई लोगों के लिए सपना सच होने जैसा था। शाही दरबार में सत्र के बाद जुनजियान हमेशा की तरह शाही महल से बाहर निकलने ही वाला था कि तभी कई बूढ़े व्यक्ति जो आधिकारिक लंबे वस्त्र पहने हुए थे मुस्कुराते हुए उसके पास आए। लिन वांग, क्या तुम्हारे पास दूसरे राजकुमार पर हमला करने वाले अपराधियों के बारे में कोई जानकारी है? उनमें से सबसे गोल मटोल व्यक्ति बोला। जुनशियान ने उस आदमी की तरफ देखा जो एक चिकनी मुस्कान दे रहा था। ये गोल गेंद राजा का भाई था, वू वांग। 60 साल के थे और किसी भी काम में कुशल न होने के कारण ज्यादा योगदान नहीं दे पाए। वह अपने भाई के प्रभाव में रहते हुए और हमेशा से ही उच्च जीवन जीते रहे थे। वह हमेशा खुद को सर्वशक्तिमान समझते थे और अपनी अक्षमता से अनजान थे। उनके शाही परिवार में जन्म लेने के कारण सभी मंत्री हमेशा उनकी चापलूसी करते थे और उनके हर काम की सराहना करते थे। हालांकि जुनशियान एक अपवाद था। वह हमेशा सीधा साधा रहा था और हमेशा अपनी कमियां बताता रहा था। इस तरह वह और वो वांग सालों से झगड़ते रहे थे और कभी किसी बात को आमने सामने नहीं देखा था। उन दिनों जब लिन महल अपने चरम पर था, जब जुनशियान के दोनों बेटे स्वस्थ थे, वो वांग ने कभी भी अपना असंतोष प्रकट करने की हिम्मत नहीं की और हमेशा एक मिलनसार चेहरा बनाए रखा। हालांकि लिन महल के पतन के बाद उसने लिन महल के प्रति अपना सारा सम्मान त्याग दिया और बिना किसी रोक टोक के अपनी मर्जी से व्यवहार करने लगा। मोजुवानफी और जुनवूशी की टूटी हुई सगाई जंगल की आग की तरह फैल गई। इसका कारण भी उन्हीं का धन्यवाद था। सभी मंत्रीगण यह अच्छा शो देखने के लिए उनके चारों ओर इकट्ठा होने लगे। इस मामले में वो वांग को चिंता करने की जरूरत नहीं है, हालांकि वे ईल की तरह फिसलन भरे हैं। मैं उन्हें पृथ्वी के छोर तक खदेड़ूंगा और दूसरे राजकुमार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उन्हें पकड़ लूंगा। उसने बिना किसी भावना के उत्तर दिया। ये तुम्हारे लिए वाकई बहुत मुश्किल होगा। लिन वांग अब जवान नहीं रहा और उसे अभी भी इतनी मेहनत करनी पड़ती है। हम तुम्हें ये सब अकेले कैसे संभालने दे सकते हैं?
तुम्हें बस इसे अगली पीढ़ी को सौंप देना चाहिए ताकि वो संभाल सकें। वो वांग हंसा और उसने अपनी हथेली अपने माथे पर मार ली। ओह माफ़ करना, मैं तुम्हारे दोनों बेटों के बारे में भूल गया। एक देश के लिए मर गया और दूसरा। वो वांग ने अपनी बात पूरी नहीं की, बल्कि जून जियान की ओर उपहासपूर्ण दृष्टि से देखा। ये स्पष्ट था कि लिन पैलेस की दुर्दशा की खबर चारों ओर फैल गई थी। लिन वांग के छोटे बेटे के जहर ने असर कर दिया था और सभी शाही डॉक्टरों और राज्य के लगभग हर डॉक्टर ने उसे देखा था और सबने एक ही निष्कर्ष निकाला था, जुनकिंग की जान खतरे में थी। उसके पास ज़्यादा समय नहीं बचा था। मुझे माफ़ करना, मैं शब्दों के साथ अच्छा नहीं हूँ, हा हा हा। मुझे सच में माफ़ करना। वो वांग ने बिना कुछ छिपाए अपने शब्द बोलते हुए हंसी उड़ाए। जुन शियान की भौहें तन गईं। युद्ध के मैदान में हुई तमाम हत्याओं और अनगिनत युद्धों के बाद उसके अंदर बहुत खून खराबा जमा हो गया था। आमतौर पर वह इसे अपने अंदर ही रखता, लेकिन अब उसने थोड़ा सा खून खराबा उगल दिया और आसपास के सभी मंत्रियों पर नजर डाली। वे गहरी सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाए। आसपास का तापमान मानो गिर गया था और हवा बहुत भारी हो गई थी। उसकी पैनी नज़र वो वांग पर टिकी थी। जीनियस डॉक्टर, अध्याय 39, शाही दरबार 2। वो वांग को लगा जैसे लिन वांग की घूरती निगाहों के नीचे उस पर अदृश्य दबाव बढ़ रहा था और उसकी पीठ के सारे बाल खड़े हो गए। जिंदगी में पहली बार उसे इतना खतरा महसूस हुआ था। वह 60 साल से भी ज्यादा समय से इस क्षेत्र में है और इस दौरान लिन वांग का विस्मयकारी नाम कोई राज्य की सीमाओं के पार तक गूंजता रहा है और उसने इसका कारण खुद महसूस किया। उसने अपनी घबराहट को शांत करने के प्रयास में अनायास ही एक घूंट बाहर निकाल दिया। मेरे लिन महल से जुड़े मामलों से आपको कोई सरोकार नहीं है। इसकी चिंता करने की जहमत मत उठाए। आसपास के मंत्रियों को घबराकर हंसते देखकर आखिरकार उसने सारा खून खराबा वापस ले लिया और दबाव कम हो गया। खैर, मैं अपने राज्य के मामलों को लेकर चिंतित था। जुन शियान के अपने सारे खून खराबे से मुकर जाने के बाद वो वांग ने एक बात पर निष्कर्ष निकाला, जुन शियान एक दंतहीन बाघ बन गया है। अब जब वह बूढ़ा हो गया है तो उसने अपना पुराना साहस खो दिया है और अब ज्यादा बेशर्मी से काम करने की हिम्मत नहीं करता। ओह, मैंने सुना है कि लिटिल मिस काफ़ी समय से लिन पैलेस से बाहर नहीं निकली हैं। वो अभी भी जवान है, भले ही वो और हमारी जुबान फी एक दूसरे के लिए बने न हो, उन्हें इतना दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें बाहर आकर ताज़ी हवा लेनी चाहिए। उनके जैसी जवान लड़की के लिए सारा दिन घर में बंद रहना ठीक नहीं है। ये सोचकर कि जून जियान अब पहले वाला खूंखार शेर नहीं रहा, वो वांग ने जून किंग के बारे में बात करने के बाद जून वुशी का मजाक उड़ाना जारी रखा। जून जियान ने वो वांग को घूर कर देखा। वो वांग मुस्कुराए और बोले, अगले महीने क्राउन प्रिंस का जन्मदिन है और महामहिम ने जन्मदिन समारोह की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दी है। चूंकि आपकी वुशी इतने लंबे समय से बाहर नहीं गई हैं, इसलिए उन्हें इस उत्सव में शामिल होने दीजिए ताकि उनका उत्साह बढ़ सके। महामहिम ने यह भी कहा कि सगाई के दौरान जो हुआ उसके लिए उन्हें बहुत दुख हुआ है और उन्होंने आपकी वुशी को विशेष रूप से निमंत्रण दिया है। ठीक है। जून जियान इन बूढ़ों के साथ अपना कीमती समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने अपनी आस्तीनें उतारी और चला गया। वो वांग ने जून जियान की पीछे हत्ती हुई पीठ और पराजित व्यवहार को देखकर खुशी से हंस दिया। अभी भी इतना अहंकारी दिखावा कर रहे हो? क्या अब भी उन्हें लगता है कि वो पुराने जमाने के लिन वांग हैं? वो वांग ने अपनी खास चिकनी मुस्कान बिखेरते हुए उपहास किया और बाकी मंत्री भी हंस पड़े। लिन वांग कठोर वास्तविकता को स्वीकार करने में असमर्थ है और उसका सिर अभी भी बादलों में है। वह जून किंग ज्यादा दिन नहीं जी पाएगा और उसके चले जाने के बाद लिन महल के पास बस वही बर्बादी बची है। देखते हैं रुई लिन सेना कब तक टिक पाती है। एक और मंत्री ने मुस्कुराते हुए उपहास किया। वह अभी भी खुद को एक महान सेनापति समझता है जो एक पूरी सेना का नेतृत्व कर रहा है, लेकिन उसने तो बस अपने 2 बेटों को खोया है। वो वांग और अन्य मंत्रियों ने अपनी बकबक जारी रखी। उनमें से किसी ने भी यह नहीं देखा था कि एक बार जब जून जियान